So hello my dear friends, Assalamu alaikum, Namaste, Sasriyakal. This is Kashish and you're watching Kashish Study. So so today we are going to start our biology. बायोलॉजी का हम टर्म 2 सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में टर्म 2 का फर्स्ट सिलेबस है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, बस इसको लेबल करना है. लेबल मैं आप सबके सामने करूँगी. एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो डेट आपको और मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए. सो फर्स्ट इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ लंग्स, यू नो दिस. एंड इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो कंप्लीटली वी नहीं यू टाइप आप कह सकते हैं, दिस इज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस. नाउ दिस पार्ट, ये जो आपको हार्ट शेप लग रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअली हार्ट, इट इज अ बोन लाइक स्ट्रक्चर. एंड अगर आपने बोन देखी हो तो वो थोड़ी थोड़ी हार्ट शेप लगती है, हार्ट शेप जैसी होती है बट नॉट हार्ट शेप, लाइक इट इज लाइक हार्ट शेप. सो ये जो है ये एक्चुअली इट इज अ बोन एंड दिस इज कॉल्ड लेरिंग्स. लेरिंग्स. लेरिंग्स अगर आपको याद हो, लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स. मैं जो बोल रही हूँ आप जिस रीजन से बोल पाते हैं दैट्स द लेरिंग्स. लेरिंग्स की वजह, लेरिंग्स इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स की वजह से हम लोग बोल पाते हैं, हम जो बोल रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ लेरिंग्स. सो लेरिंग्स एंड दिस इज ट्रैकिया. ट्रैकिया. एंड यहाँ पे एज यू कैन सी इस ट्रैकिया में मैंने कुछ ये लाइन्स से ड्रॉ किए. दिस लाइन्स रिप्रेजेंट्स कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये आपको 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए जस्ट लाइन्स लगी है, बट सपोज ये ट्रैकिया है, ये जो मेरी फिंगर है दिस इज ट्रैकिया एंड इस पे कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट है. इसके जो पूरा इसे स्प्रिंग होता है जैसे, तो बस स्प्रिंग की तरह इसको ये मतलब कवर कर रखा है हर साइड से, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी नेक है वो फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल इस कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से भी है, बिकॉज उस ट्रैकिया में फ्लेक्सिबल रिंग्स या फिर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो एयर पास होती है ये एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स. सो दिस इज ट्रैकिया में ये सब जो ये रिंग्स प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स और ट्रैकियल रिंग्स भी बोलते हैं, बट बेसिकली दिस इज कार्टिलेजिनस रिंग्स. एंड ये भी है कि अगर ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं प्रेजेंट होती सो हम ये जो मूवमेंट करती है, नेक मूवमेंट जो होती है वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, या फिर ऑर्गन से मूवमेंट हो ही नहीं पाती, बिकॉज कार्टिलेजिनस रिंग्स, अगर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट ना हो देन आप लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, आपके में भी मूवमेंट नहीं कर सकती, नेक की मूवमेंट होगी ही नहीं. एंड एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स. एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए मीन्स क्या है? कोलैप्स मीन्स लाइक जैसे ये ट्रैकिया है, अगर ये कोलैप्स हो जाएंगे मीन्स एक दूसरे से जस्ट अटैच हो जाना. अटैच नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये अटैच हो जाएंगे सो जो एयर है वो अच्छे से ट्रेवल नहीं हो पाएगी और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी. सो इस वजह से यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रीदिंग प्रॉपरली कर सको, बिकॉज ब्रीदिंग इज द मेन और इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल. इट इज़ अ लाइफ साइकिल और लाइफ प्रोसेस. सो इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली ब्रीदिंग कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये कोलैप्स कर जाएंगे सो वी कांट ब्रीथ, वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली ब्रीथ. हम ब्रीथ करेंगे बट कंप्लीटली या फिर कंफर्टेबली कह सकते हो ना, वैसे ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी. सो दिस इज कार्टिलेजिनस रिंग्स सो दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स. कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों प्रेजेंट होते हैं. सो इसका रीज़न यही है कि ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ट्रैकिया में से एयर पास होती है. एयर अगर पास होगी सो इट नीड्स टू बी नॉट कोलैप्स, सो देयर इज cartilaginous ring so that air passage do not collapse.
बस आपको आंसर में यही लिखना है, एयर सो दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स्ड। नाउ आपको अब ये दिख रहा है, एज यू कैन सी दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस इज योर राइट लंग। सो इसमें आपको 10 तक का बेसिक अगर पता हो, याद हो, तो आपको पता होगा कि ये राइट और लेफ्ट हमारा ऐसी मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट लंग, यहाँ पे राइट लंग, एंड इसमें ये एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, और एल्वेलाई से भी पहले ये जो ट्रैकिया होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स। नाउ ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं एल्वेलाई या फिर प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई है एक्चुअली, ब्रोंकाई is further divided into primary bronchi, tertiary and secondary bronchioles. Now यहाँ से ये टर्मिनेट होने स्टार्ट हुए, ये डिवाइडिंग इनकी शुरू हुई, एंड ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करते हैं, एंड इन पे ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एल्वेलाई। इसका स्ट्रक्चर बलून जैसा इसलिए भी होता है ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा मोर जो यहाँ पे ऑक्सीजन है या गैसेस है वो अब्जॉर्ब हो सके। एंड एल्वेलाई जो है इसका मेन रोल है लंग्स में मेन जो रोल होता है वो एल्वेलाई का होता है, बिकॉज वो डिफ्यूजन करवाते हैं आपकी बॉडी और लंग्स में या ब्लड वेसल्स और लंग्स, ब्लड कैपिलरीज होती है उनमें जो डिफ्यूजन होता है, मेनली जो ब्लड का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड लंग्स का, जो हार्ट से कनेक्टेड होता है ब्लड, डबल सर्कुलेशन कि आप स्टडीड इन 10th क्लास। सो डबल सर्कुलेशन जो होता है उसमें एल्वेलाई, अगर आपको याद हो, डबल सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड लंग्स के पास आता है प्योरिफिकेशन के लिए, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर सके। सो उसमें मेन जो रोल होता है वो एल्वेलाई का होता है, लंग्स में मेन रोल होता है एल्वेलाई का। सो दिस इज एल्वेलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे जो आपका राइट लंग होता है, राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 3 लोब्स को आप लोग ऐसे समझ सकते हो लाइक बॉक्सेस, या फिर कोई स्पेस समझ लो लंग्स में, राइट लंग्स में, बॉक्स से याद रखो, राइट लंग्स में 3 बॉक्सेस होते हैं, बेसिकली 3 लोब्स, or you can say right lung has 3 lobes. Now 3 lobes होते हैं, और 3 lobes कैसे यहाँ पे मैंने शो भी करे है, फर्स्ट लोब ये, सेकेंड एंड थर्ड, एज यू कैन सी फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब एंड थर्ड लोब, एंड लेफ्ट लंग में देयर इज ओनली 2 लोब्स प्रेजेंट। लेफ्ट लंग has 2 lobes. Left lung has only 2 lobes, but right lung has 3 lobes. यहाँ पे आप देख सकते हैं, you can see ये फर्स्ट लोब है, ये सेकेंड लोब, ये जो लाइंस है ना, इन लाइन से सेपरेट हुए हैं ये लोब्स के सेपरेटिंग लाइंस है। एंड अगर आपको ये मेरी स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर हो, यहाँ पे मैंने हार्ट बनाया है, और हार्ट जो होता है वो ये लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज कवर्ड बाय द थोरैसिक चैम्बर जो लंग्स के ऊपर होता है, रिब्स एंड स्टर्नम वाला, दैट पार्ट से कवर होता है। एंड हार्ट जो होता है, हम जैसे कहते हैं कि हार्ट जो लेफ्ट साइड में होता है, इट्स नॉट कम्प्लीटली लेफ्ट साइड बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, बस इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि heart is present in left side but not completely left side, it is just tilted in left side. So ये जो है आपका हार्ट है, ये डायफ्राग्म है,
इसका रोल क्या होता है ये हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेसिकली अगर मैं बताऊं कि जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग में ये डायफ्राम का रोल होता है। अगर आप ब्रीदिंग करेंगे तो फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मतलब ब्रीदिंग करने पर आपको वॉल्यूम, जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। सो उसके अकॉर्डिंग डायफ्राम अपनी शेप चेंज करता है एंड ये हम मतलब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो ये जो बनाया चेन से बनाई है, इट्स नॉट अ चेन, दिस इज प्लूरल मेम्ब्रेन। बट चेन वाली ये जो चेन है ना, ये रिब्स एंड स्टर्नम की चेन है। इट्स नॉट अ चेन जस्ट कवरिंग। जैसे मैंने अभी कहा ना कि हार्ट या फिर लंग्स जो होता है वो थोरेसिक चैम्बर से कवर्ड होता है, थोरेसिक चैम्बर, एंड बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होता है और प्रोटेक्टेड होता है, ताकि बिकॉज ये काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं एंड इन्हें प्रोटेक्शन के लिए मतलब हार्ड चीज़ें, हार्ड सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। इसलिए फ्रंट से ये डॉर्सल वेंट्रल जो साइड्स होती है उससे थोरेसिक चैम्बर या फिर रिब्स एंड स्टर्नम से प्रेजेंट होता है, रिब केज जिसे कहते हैं हम। एंड फ्रॉम वेंट्रल और डॉर्सल इट इज कवर्ड विद वर्टिब्रल कॉलम। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड्स को कवर करते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, उससे कवर होती है ये है लंग्स। एंड जो फ्रंट साइड होता है उसको कवर करते हैं हम रिब केज से। दिस साइड इज covered by ribs and sternum. Ribs and sternum. Now यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बट उससे पहले ये फ्लूइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो ये जिस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड रिमेम्बर प्लूरल वर्ड जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, दिस इज प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। सो अब इसमें आई थिंक सब कुछ हो गया। दिस इज एपिग्लॉटिस, ये लेरिंग्स, लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स जिस रीजन से हम लोग बोल पाते हैं। Now this is trachea, trachea, or you can say trachea is a common passage for food and the air. Trachea जो होता है common passage होता है food और air के लिए दोनों। एंड इसमें trachea में cartilaginous rings present होते हैं। इन cartilaginous rings की वजह से हम लोग जो neck movement कर पाते हैं, flexibility, वो cartilaginous rings की वजह से होती है। एंड ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इसलिए भी प्रेजेंट होते हैं सो दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स्ड। एयर पैस अगर सपोज ये एयर पैसेज है सो ये ऐसे ना हो जाए, मतलब एक दूसरे से लाइक चिपक ना जाए, अट्रैक्ट ना हो जाए। बस इसको रोकने के लिए ये यहाँ पर ये होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सपोज यहाँ पर कोलैप्स कर जाएंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ से अभी एकदम अच्छे से प्रॉपरली एयर पास हो रही है, बट यहाँ से एयर पास करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो यहाँ से एयर पास करनी, हम अच्छे से एयर पास मतलब ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी। सो इसलिए यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ब्रीदिंग प्रॉपरली करवाने के लिए। एंड देन ये दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज राइट लंग। एंड राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स यू कैन लर्न लाइक बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस भी नहीं, 3 लाइक स्पेसेस से प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम 3 लोब्स कहते हैं। राइट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई फर्दर टर्मिनेट्स इनटू प्राइमरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। सो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, नाउ सेकेंडरी ब्रोंक्यूल के बाद यहाँ पर आपकी जो लंग्स हो एयर होती है वो एल्वेलाई में आती है, एयर एल्वेलाई में होगी। अब एल्वेलाई में आने के बाद यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका डिफ्यूजन होगा फ्रॉम लंग्स टू बॉडी वेसल्स और ब्लड बॉडी वेसल्स लाइक कैपिलरी। यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ना डिफ्यूजन के लिए। सो बस एल्वेलाई और कैपिलरी में डिफ्यूजन होगा। अब डिफ्यूजन जो होगा
उसके लिए मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस या ब्रीदिंग का कंप्लीट प्रोसेस, इसमें जो बेसिकली मेनली 5 स्टेप्स आते हैं, उन 5 स्टेप्स को हम आगे बढ़ेंगे। एंड और कुछ था इसमें, ये रेब्स स्टर्नम होता है, यहाँ पे जो हार्ट होता है वो लंग्स के मिडल में प्रेजेंट होता है एंड इट इज कवर्ड बाय, जैसे हम लंग्स को किससे कवर करते हैं, लंग्स, लंग्स से जो कवर होगा वही हार्ट को कवर करेगा। लंग्स को हम लोग किससे कवर करते हैं, लंग्स को हम लोग थोरैसिक चैम्बर एंड वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम से भी करते हैं। एंड इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड किसमें होता है, एक मेम्ब्रेन में होगा, that membrane is known as pleural membrane and that fluid is known as pleural fluid। and ब्रीदिंग में मेन रोल डायफ्राम का भी होता है, जैसे जैसे ब्रीदिंग होगी, हम इनहेल करेंगे एक्सहेल करेंगे तो उसमें जो लंग्स की मूवमेंट करवाता है, लंग्स की मूवमेंट की होंगी, हम ब्रीदिंग करेंगे या इनहेल करेंगे तो थोरासिक चैम्बर इंक्रीज होता है। थोरासिक चैम्बर जब इंक्रीज होगा तो उसको मतलब रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा ना, कि अब जैसे यहाँ पे सपोज एक बलून है, बलून है तो यहाँ पे पहले तो बलून ऐसा था, बट जब इसको हमने ब्लो किया तो फिर इसका साइज ऐसा हो गया। अब ऐसा साइज हो गया तो यहाँ पे सपोज कुछ यहाँ पे हमने लगा रखा है, कोई पेपर टाइप या फिर बलून तो वैसे होता ही इलास्टिक से, इलास्टिक मटेरियल। सो यहाँ पर हमने कुछ लंग्स के कंपैरिजन में अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने कुछ लगा रखा है जिससे इस बलून की मूवमेंट होगी। सो लंग्स, या लंग्स लाइक अ बलून, जिसमें हम लोग एयर जब फिल करेंगे, इनहेल करेंगे तो फिर उसमें डायफ्रैगम मूवमेंट करेगा, डायफ्रैगम मूव करेगा एंड दैट्स द होल प्रोसेस। ब्रीफली मैंने बताया है कि ब्रीफली ये लंग्स का स्ट्रक्चर काफी बार पेपर में आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स एंड आपको इसको कम्प्लीटली लेबल करना होगा। और आप चाहो तो इसको लेबलिंग के साथ साथ फ्लो चार्ट बाय फ्लो चार्ट से भी कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे पहले एयर कहाँ पे आएगी, सबसे पहले एयर आपके नेजल पैसेज में आएगी, नेजल पैसेज के बाद नोज, देन नेजल पैसेज और नेजल कैविटी, देन नेजल कैविटी के बाद कहाँ आएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद आएगी लेरिंग्स में, लेरिंग्स, देन लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपकी जो एयर होती है वो ब्रोंकाई में पास होगी, ब्रोंकाई फर्दर टर्मिनेट्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स is divided into primary bronchioles, tertiary bronchioles and secondary bronchioles। These three bronchioles, these three types of bronchioles are further divided into alveoli, and alveoli are balloon-like structure and which helps in diffusion of air, diffusion of gases, between blood vessels or blood capillaries and alveoli, and इन सब में डायफ्रागम हेल्प करता है। एंड वन मोर थिंग, जो आप अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू इनहेल, सो आप ये नहीं कहोगे डेट हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बिकॉज वी इनहेल एयर। कभी भी जैसे अभी मेरे आसपास एयर है, आप सबके आसपास भी होगी, सो जो एयर है यहाँ पे हम कोई ढूंढ कर इनहेल थोड़ी करते कि यहाँ पर ऑक्सीजन अभी इनहेल करना है, ऐसा नहीं होता। बस सब सिंपली इनहेल करते हो। जैसे हमने पढ़ा था कि एयर में क्या क्या होता है, एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, ये सब गैसेस प्रेजेंट होती है। सो आप सारी की सारी गैसेस इनहेल करते हो। बस ये होता है कि आप कहोगे कि डेट वी इनहेल एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन बट नॉट ओनली ऑक्सीजन, बिकॉज हम कभी भी ढूंढते नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे इनहेल करना है, यहाँ पर नहीं तो यहाँ नहीं करना। Every time we inhale oxygen, we inhale air actually, air which is rich in oxygen। So I hope आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई होप आपको ये सब क्लियर हो, यू कैन नोट इट नाउ। सो अब हम ब्रीदिंग के मेनली 5 स्टेप करेंगे, जो ब्रीदिंग के इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। सो इसका आंसर क्या होता है, ब्रीदिंग के मतलब बेसिकली 5 मेन स्टेप्स होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है पेपर में, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आता है ये। सो इसमें आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट स्टेप जो होता है कि ब्रीदिंग के मेनली स्टेप्स, कॉमन स्टेप्स रहते हैं वो लिखते हैं।
सो फर्स्ट स्टेप होता है कि ब्रीदिंग। सबसे पहले आप ब्रीदिंग में क्या करोगे, सबसे पहले इनहेल करोगे या एक्सहेल करोगे, जो बस ब्रीदिंग में सबसे पहले इनहेल करेंगे। फर्स्ट यू टेक एयर, इनहेल एयर, सो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को आप लोग पल्मनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। पल्मनरी, पल्मनरी वर्ड रिलेटेड टू लंग्स। अगर मैं आपको बताऊं, पल्मनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, कार्डिक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, रेनल, रेनल वर्ड इज रिलेटेड टू योर किडनी। सो ये थ्री मीन्स आप हमेशा मेन वर्ड्स आप याद रखना, ब्रीदिंग और पल्मनरी वेंटिलेशन। पल्मनरी वेंटिलेशन, पल्मनरी वेंटिलेशन, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। सबसे पहले क्या होगा, जो ब्रीदिंग करोगे आप, एटमॉस्फेरिक एयर, मैं आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट में लिखूं, ब्रीदिंग और पल्मनरी वेंटिलेशन में सबसे पहला स्टेप एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर drawn in and carbon dioxide rich alveolar air released out, released out। सो फर्स्ट स्टेप में होगा कि आपने इनहेल किया, इनहेल करने पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी, ऑक्सीजन होगा, वो आप इनहेल करोगे, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, आपके लंग्स में आएगी, एंड जो एल्वियोलर एयर होगा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, दैट एयर विल रिलीज आउट। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप इज ब्रीदिंग कर लिया आपने, अब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का। रिमेंबर एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, एल्वियोलाई डिफ्यूजन करवाता है। सो बस वही सेकंड स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस between alveolar air, between alveoli and blood vessels, or you can say blood vessels कर लो। नाउ थर्ड स्टेप, अभी तक क्या क्या हुआ है, आपने इनहेल किया तो फिर क्या हुआ, इनहेल करने के बाद जो वो एयर थी, वो एयर ट्रैक किया, लेरिंग्स वेरिंग्स जितनी भी थी उन सबको, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैक किया, ब्रोंकाई ब्रोंकिल सबको पास करते हुए एल्वेलाई तक पहुंच गई। अब एल्वेलाई तक पहुंचने के बाद क्या होगा, अब एल्वेलाई तक पहुंच के सो अब डिफ्यूजन होगा। एल्वेलाई होता ही क्यों है लंग्स में, डिफ्यूजन के लिए। सो अब एल्वेलाई में आने के बाद डिफ्यूजन भी हो गया। अब डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए क्यों थी बॉडी में, ऑक्सीजन का मेन रोल था में लाइक कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाने के लिए। सो फिर अगर मैं ऐसे बताऊं कि सबसे पहले अगर बॉडी में एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में डिफ्यूजन हो भी गई ना, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप होना चाहिए कि अब डिफ्यूजन होने के बाद जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी तो करना है, सिर्फ एक पार्ट में थोड़ा ना कहीं उसको अक्यूमुलेट करके रखना है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। सो थर्ड स्टेप होगा आपका लाइक transport of blood, transport of gases in blood। So this is your third step। now fourth step, अभी क्या हुआ, ब्रीथ कर लिया आपने, डिफ्यूजन होगी गैसेस का, डिफ्यूजन होने के बाद वो जो गैसेस लाइक प्योरीफाई हुई है या फिर ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिला है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी करवा दिया। अब सर्कुलेट करवाने के बाद क्या होगा, अगेन डिफ्यूजन होगी, किस चीज़ की, अभी तो हमने डिफ्यूजन करी थी ब्लड और एल्वेलाई, ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई के बीच में, बट अब डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और एक चीज, गैसेस यहाँ पे कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन blood vessel and tissues
टिश्यूज तक इसलिए बिकॉज हमारी बॉडी में जो भी वर्क होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो भी होता है, वॉलंटरी बेसिकली, सो वो सब वर्क जो होते हैं वो टिश्यूज की वजह से होते हैं। याद है हमने लेवल ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था कि मतलब पहले ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये जो पढ़ा था हमने, उसमें सबसे पहले मतलब कि टिश्यू होता है। टिश्यूज कोई भी वर्क होता है, हैंड मूवमेंट हो रही है, जैसे मैं लिख रही हूँ, बोर्ड पे राइट कर रही हूँ, इसमें सब में इसमें टिश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। मस्कुलर टिश्यू, अभी मैं जो लिख रही हूँ इसमें मस्कुलर टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे, सो टिश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहले क्या हुआ, इनहेल किया हमने, इनहेल करने के बाद हमने यहाँ पे डिफ्यूजन करवाई गैसेस की। इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वेलाई तक पहुंची। एल्वेलाई तक पहुंचने के बाद डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स। अब डिफ्यूजन होगी एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, डिफ्यूजन हो गया मीन्स जो deoxygenated blood means carbon dioxide rich blood and oxygenated blood means oxygen rich blood। इनमें डिफ्यूजन होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ब्लड फ्लो हुआ। जैसे कि ये एल्वेलाई है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, दिस इज योर एल्वेलाई एंड यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, एंड दिस इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो होता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन लेकर आई है मीन्स दिस इज ऑक्सीजनेटेड, मीन्स यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन किसका होगा, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। और ब्लड कैपिलरी से हमने वर्क किया, सब कुछ किया, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में क्या बचा, हमने जितनी भी वर्क किया, जो भी किया हमने, सारे एक्टिविटीज, उन सब में ऑक्सीजन तो यूज हो गई, अब बची क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्लड कैपिलरीज के पास रह गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाउ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन है मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की लोअर कंसंट्रेशन है, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लोअर कंसंट्रेशन है। सो अब क्या हुआ, अभी जैसे मैंने बोला कि गैसेस में एक लॉ भी होता है, गैसेस हमेशा हायर कंसंट्रेशन या लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रेवल करती है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन है मीन्स ये लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगी। सो एक लाइक ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट हुआ था, उसको बैलेंस करना है, और ऑस्मोटिक बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एंड ये बैलेंस क्रिएट होते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं कि ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन को, ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हुआ एंड एल्वेलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज टू band from blood capillary and from or alveoli, oxygen is diffuses from alveoli to blood capillaries। fine, now अब डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। डिफ्यूजन कराई क्यों हमने, सिर्फ एक पार्ट में ऑक्सीजन थोड़ी ना रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है उसे। अब सर्कुलेशन कैसे होगा, अब सर्कुलेशन के लिए आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड, गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाउ अब ट्रांसपोर्ट भी होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब डिफ्यूजन होगा फिर से, अभी तो हमने जो डिफ्यूजन करवाया था सिर्फ एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में करवाया था, बट नाउ हमें ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज के बीच में करना है, बिकॉज मेन वर्क जो होता है वो तो टिश्यूज ही करवाते हैं, इसलिए हमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करवाना होगा बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज के बीच में। नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप, अब हमने डिफ्यूजन करवा दिया, ब्लड वेसल, ये गैसेस जो है वो टिश्यूज तक पहुंची मीन्स अब फाइनली वर्क होगा। अब वर्क कैसे होगा, हम लोगों ने ये जो ब्रीदिंग करी, ऑक्सीजन रिच ब्लड आगे सेपरेट किया, डीऑक्सीनेटेड सब कुछ सेपरेट किया, क्यों किया, ताकि हम लोग एक्टिविटीज कर सके, हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो सके, वो पूरी हो सके। सो अब क्या होगा, यूटिलाइज होगा, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है इसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग। Now utilization of oxygen rich blood
utilization of oxygen rich blood to catabolic reactions and released carbon dioxide. सो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था उसको हमने यूटिलाइज किया। मसल्स को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो मसल्स में कार्बन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मसल्स में जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। एंड जब हमने कोई भी एक्टिविटी करी तो उस एक्टिविटी में मसल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, सो कैटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर आपको याद हो, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक में डिफरेंस पड़ा था कि एक जो रिएक्शन कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, इनमें से जो एक होता है कि इसमें बिल्डअप रिएक्शंस होते हैं एंड एक में ब्रेक डाउन होता है, एक में बिल्डअप होता है, एक में ब्रेक डाउन होता है। सो कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड रिलीज CO2। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हमने फुलफिल कर ली, बट इस CO2 का भी तो कुछ करना है। इस CO2 को क्या करेंगे हम, रिलीज CO2। एंड अब ये जो CO2 रिलीज हुई है, ये तो रिलीज होगी बिकॉज हमारी बॉडी में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की नीड्स इतनी नहीं होती जितनी ऑक्सीजन की होती है, एंड यू नो दिस वेरी वेल। सो दीज आर ऑल द 5 steps of breathing is completed in these 5 steps, basically these 5 steps। and फर्स्ट हमने इनहेल किया, सेकेंड डिफ्यूजन हुआ, वो जो इनहेल्ड एयर थी वो एल्वेलाई तक आई। सेकेंड डिफ्यूजन हुआ एयर का, फ्रॉम डिफ्यूजन ऑफ एयर मेनली ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। नाउ जो हमने डिफ्यूजन हुआ है ऑक्सीजन रिच ब्लड हमें मिला है, उसको सिर्फ एक जगह नहीं रखना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। मीन्स अब उसको सर्कुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सर्कुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड में गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया, हर जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। सो अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया ऑक्सीजन। नाउ अब जो हमने सर्कुलेट करा है इसको अब डिफ्यूजन भी तो करना पड़ेगा। डिफ्यूजन बॉडी में सर्कुलेट हो गया, बट टिश्यूज में जो ऑक्सीजन है उसको तक, वहाँ तक तो ऑक्सीजन को पहुँचाना होगा टिश्यूज तक, बिकॉज हमारे सारे काम टिश्यूज करते हैं। मैं हैंड मूवमेंट कर रही हूँ ना, मस्कुलर टिश्यूज, कोई भी काम टिश्यूज से होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन आता है, बट उससे पहले टिश्यू होता है। सो ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच में डिफ्यूजन हुआ, अब ये डिफ्यूजन से टिश्यूज में ऑक्सीजन आ गई। अब फाइनली क्या होगा, हम कोई भी मूवमेंट करेंगे, आप वॉक करोगे, रनिंग, कुछ भी करोगे, एवरी मस्कुलर एक्टिविटी, उसके लिए आपको फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड यूटिलाइज होगा। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसको हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे एंड अपने कोई भी रिएक्शन, जैसे आपने ATP फॉर्मेशन पढ़ा होगा, सो ATP फॉर्मेशन से क्या होगा, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो बस वैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। सो अगर आपको याद हो, इसमें एक एग्जाम्पल दूँ मैं, अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड का अगर आपको याद हो कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एब्सेंस नहीं, एक्चुअली लैक ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइज करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। बट अगर इफ समहाउ अगर बॉडी में किसी मसल में आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, सो आपको क्रैम्प्स फील होते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं आपके। सपोज आपने कोई एक्सरसाइज करी है, हैवी एक्सरसाइज करी है, एंड हैवी एक्सरसाइज करने के बाद आपको आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो क्रैम्प्स इसलिए आएंगे बिकॉज आपके जो वहाँ पे मसल्स थे, मस्कुलर टिश्यूज थे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। उस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुई, एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से आपको क्रैम्प्स फील हो रहे हैं। सो दिस इज द मेन रीजन कि वहाँ पे क्रैम्प्स फील होते हैं, एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ breathing के 5 main steps I told you, and these are very important, you have to learn it। so I hope आपको सब समझ आ गया ये वाला, and you can note it now। so अब हम लोग फाइनली ब्रीदिंग में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
mechanism of breathing. Mechanism of breathing. So इस mechanism of breathing में mainly नहीं, there are two types of mechanisms. First one is inspiration and second one is expiration. So इनको मैं इनको explain करती हूँ. Inspiration and expiration. So inspiration, as the name suggests, inspire. Inspiration आपको inspire करना है, inhale करना है, expiration exhale. ये होता है ना inhale exhale, तो बस inspiration means inhale करना and expiration means exhale. So अब आपको बस इनमें ये पढ़ना है कि inspiration में क्या होगा, expiration में क्या होगा, and आपका mechanism of breathing finish. So inspiration में क्या क्या होता है, अगर आप inspire कर रहे हो, inhale कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, contraction होगा. किसका contraction? Contraction. इसको अगर मैं ऐसे नहीं डिफरेंशिएट करके लिखूं, मीन्स इंस्पिरेशन एंड यहाँ पर एक्सपीरेशन. इंस्पिरेशन में कहते हैं contraction of intercostal muscles, contraction और diaphragm, contraction of diaphragm and external intercostal muscles and external intercostal muscles. And अब जैसे इसमें है मसल, इंस्पिरेशन में जो जो होगा उसका जस्ट अपोजिट एक्सपिरेशन में होगा. सो मैं पहले डायरेक्ट एक साथ बता रही हूँ. इंस्पिरेशन में वो यहाँ एक करके बता रही हूँ. इंस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं या डायफ्रैम मैंने जो डायग्राम के टाइम पे बताया था कि डायफ्रैम का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है. जैसे बलून से एग्जांपल दिया था कि उसको किस शेप में रखना है वैसे. सो कंट्रैक्शन मतलब डायफ्रैम कंट्रैक्ट हो जाता है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो कंट्रैक्टेड. फर्स्ट था ये पॉइंट. सेकंड, डायफ्रैम बिकम्स flattened shape. Diaphragm becomes flattened shape. So contraction हुआ डायफ्रैम का, डायफ्रैम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का. एंड अब क्या होगा, डायफ्रैम जो है वो फ्लैट शेप में आ गया. डायफ्रैम फ्लैट शेप में आ गया. फ्लैट शेप में अगर आप वैसे सोचो इंस्पिरेशन इनहेल करोगे तो आपके लंग्स में से आपको क्या लगता है क्या क्या डिफरेंस होगा. सबसे पहले अगर आपका जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक और पल्मोनरी वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगा. तो थोरैसिक वॉल्यूम लिख रही हूँ मैं. thoracic volume increases, thoracic volume increase हो जाएगा. अब thoracic volume increase होगा तो प्रेशर इन लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज हो गया अगर तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना. सो फोर्थ पॉइंट इज प्रेशर डिक्रीजेस और प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस. Inside the lungs decreases. So क्या क्या हुआ, कंट्रैक्शन डायफ्रैम में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए. कंट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, डायफ्रैम जो है वो फ्लैटन शेप हो गया. डायफ्रैम फ्लैटन शेप हो गया. अब थोरैसिक वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो गया. अब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पल प्रेशर जो होता है, प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस. लंग्स के इनसाइड का प्रेशर कम हो जाएगा. अब मैं इस साइड का बताती हूँ एक्सपीरेशन का. एक्सपीरेशन में क्या होगा, एक्सपीरेशन में कंट्रैक्शन, इसमें कंट्रैक्शन हुआ था ना, इसमें रिलैक्सेशन होगा. सो relaxation of diaphragm and external
इंटरकोस्टल मसल्स। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा, यहाँ पर डायफ्रैम जो था वो फ्लैट एंड शेप हो गया था, डायफ्रैम का शेप फ्लैट हो गया था। यहाँ पर क्या होगा, डायफ्रैम का जो शेप है वो डोम शेप बन जाएगा, इट्स लाइक अ डोम शेप। डोम डायफ्रैम में यहाँ पे लिख रही हूँ, डायफ्रैम बिकम्स डोम इन शेप, उल्टा भी बन गया है, फ्रैम बिकम डोम शेप्ड, डोम शेप्ड, डायफ्राम की शेप डोम हो जाएगी, डोम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है ना वैसी शेप आ जाएगी डायफ्राम की। नाउ थोरेसिक वॉल्यूम, यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। अगर आप ऐसे भी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ना समझना भी हमें। एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में आप इंस्पिरेशन करोगे तो फिर थोरेसिक वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड जब एक्सपिरेशन करोगे वापस से एक्सहेल करोगे ऑक्सीजन, सो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, pulmonary volume decreases और thoracic volume decreases, thoracic और pulmonary volume decreases, pulmonary volume decreases. Now B point, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब एयर इतनी है नहीं, वॉल्यूम इतना ज्यादा रहा नहीं, सो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर inside the lungs increases, and now अब इसमें क्या होगा, अब जब सब कुछ हो गया एक्सप्रेशन में, अब एक्सप्रेशन होता क्या है, एक्सप्रेशन की मेन लाइन तो हमने लिखी नहीं, एक्सप्रेशन होती जब सब कुछ सारे प्रोसेस हो जाएंगे, तो एयर एक्सपायर और एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, एयर expelled or rushes out from the lungs, rushes out लिख देती हूँ, rushes out from the lungs, and इसमें क्या हुआ था, air rushes in side the lungs, सो ये इनके बीच में आपको ये समझ भी आ गया होगा, एंड ये इनके बीच का डिफरेंस भी हो गया। सो नाउ इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो गए, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, बेसिकली लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इनहेल करोगे तो थोरेसिक वॉल्यूम आपको अपने आप इंक्रीज लगेगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, एंड एयर रशेज इनसाइड द लंग्स, और एयर इनहेल होता है ना बस, एयर रशेज इनसाइड द लंग्स। एक्सपिरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, लंग्स रिलैक्स्ड, लंग्स जो होंगे रिलैक्स हो जाएंगे, डायफ्राम बिकम डोम इन शेप, thoracic और pulmonary volume decreases, pressure inside the lungs increases, air rushes out from the lungs or air expelled from the lungs. So this is the basic difference between the inspiration and expiration. And so now I hope आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, एंड मैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। दिस इज द ये चैप्टर का पार्ट 1 था, दिस द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया हो। आज हमने क्या क्या किया, ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का कंप्लीट डायग्राम अंडरस्टैंड किया है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ब्रीदिंग के बेसिक 5 स्टेप्स, मेनली 5 स्टेप्स, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, सारे स्टेप्स करे थे, एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। सो मैं वीडियो को अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको और मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।